Hello everyone, welcome to Guru Academy. I'm Gurjeet Kaur and today I'm going to discuss Hitler's series part 3 and that is domestic policy of Hitler. तो आज हम हिटलर की डोमेस्टिक पॉलिसी को पढ़ने जा रहे हैं। डोमेस्टिक पॉलिसी का भावार्थ है गृह नीति। गृह नीति जैसे हम कहते हैं ना कि हम अपने घर को चलाते हैं तो हमारे अपनी एक सिस्टम है, वैसे ही किसी भी कंट्री को चलाने के लिए अपने देश के अपने रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, जिसको हम डोमेस्टिक पॉलिसी बोलते हैं। तो आज हम जर्मन की हिटलर की गृह नीति को पढ़ेंगे। तो जर्मनी में हिटलर के द्वारा जो है अपनी पॉलिसी को लागू किया गया, जिसमें उसने सबसे पहली पॉलिसी जो लागू की दैट वाज कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट, अधिकेंद्रित राज्य की स्थापना। तो हिटलर के द्वारा शक्ति प्राप्त करने के पश्चात उसने जर्मनी में अधिकेंद्रित राज्य की स्थापना की, जिसमें उसने एक ही राजनीतिक दल को इंपॉर्टेंस दी, दैट वाज कॉल्ड नाजी दल। 14 जुलाई 1933 के कानून के अनुसार देश के सभी विरोधी दलों का अंत कर दिया गया और सिर्फ एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती थी और वो थी नाजी दल। सिविल नौकरियों से संबंधित एक और कानून के अनुसार केंद्रीय, प्रांतिक और स्थानिक शासन में सभी नाजी विरोधियों को नौकरी से निकाल दिया गया और 30 जुलाई 1934 को पास हुए कानून के अनुसार जर्मन संघ के अलग अलग राज्यों के कानून बनाने संबंधित अधिकार केंद्रीय सरकार को दे दिए गए। फरवरी 1934 को अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधियों के द्वारा ऊपरले सदन का अंत कर दिया गया और इसके साथ साथ उनके द्वारा गांव की स्थानिक सभाओं के बहुत सारे अधिकार भी छीन लिए गए। इससे केंद्रीय, प्रांतिक और स्थानिक शासन के ऊपर नाजी दल और उसके मुखी हिटलर का पूरा कंट्रोल हो गया और इससे क्या हुआ, जर्मनी में संसदीय सरकार का अंत हो गया। नेक्स्ट जो उसकी पॉलिसी थी दैट वाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। तो जब हिटलर पावर में आए तो उनके द्वारा देखा गया कि उनके देश में अनएम्प्लॉयड पीपल की गिनती बहुत ज्यादा है, दैट वाज नियर अबाउट 60 लाख। और इससे तंग आकर लोगों ने, इवन नौजवानों ने भिक्षा मांगनी शुरू कर दी थी और इससे जो है इसको सॉल्व करने के लिए हिटलर के द्वारा एक पॉलिसी लागू की गई दैट वाज कॉल्ड वर्क क्रिएशन पॉलिसी। तो इस पॉलिसी में क्या था, इस पॉलिसी में लोक भलाई के लिए अनेकों कामों का आरंभ किया गया, जैसे कि हजारों मील जो लंबी नई बढ़िया चौड़ी सड़कें हैं, जैसे 50 फीट की जो है ब्रेथ में जो रोड्स का निर्माण करवाया गया और इसके साथ साथ नौकरियों को देने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को टैक्स में छूट दी गई जो अनएम्प्लॉयड पीपल को जो है जॉब पे रखते थे। इसी तरह उनके द्वारा जो है नई औद्योगिक मशीनें खरीदने के साथ साथ लोगों को टैक्सों के ऊपर छूट दी गई ताकि उत्पादन बढ़ सके और इससे जो बेरोजगारी की समस्या है वो थोड़ी कम हो सके। इसके साथ साथ औद्योगिक केंद्रों में स्त्रियों को कामों से हटा दिया गया। इससे ये हुआ, उनका ये मानना था कि जर्मनी में अगर सभी पुरुष जो हैं उनको रोजगार मिल जाएगा तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस तरह करते करते जो है 1935 तक देश में बेरोजगारों की गिनती कम होकर 60 लाख से 26 लाख तक रह गई थी। नेक्स्ट है हमारी हिटलर की पॉलिसी में फॉर्मेशन ऑफ लेबर फ्रंट्स, यानी कि किर्तीय संघों की स्थापना। तो नाजी सरकार ने जनवरी 1934 में कीर्ति संघों की व्यवस्था की। इसमें उन्होंने इस उद्देश्य के लिए कीर्ति वर्ग में एकता और सहयोग की भावना पैदा करना, कीर्तियों और पूंजीपतियों के बीच में जो मतभेद हैं उनको दूर करना और कीर्तियों के जो फ्री में जो समय है उसको मनोरंजन के साधन प्रदान करना इनका मेन उद्देश्य था। तो इसमें मेन कंट्रीब्यूशन दिया रॉबर्ट ले ने। उनके द्वारा नाजी विचारों के नेताओं को इन संघों की कार्यकारिणी का मुखी नियुक्त किया गया। 1937 तक देश के
कोई 2.5 करोड़ कीर्ति इन संघों के मेंबर बने और मजदूरों को धरने रखने और हड़तालें करने का जो है अधिकार वो उनसे छीन लिया गया था। नेक्स्ट पॉलिसी का जो नेक्स्ट हम रूप देखने जा रहे हैं, दैट वाज एफर्ट्स टू रेज जर्मन पॉपुलेशन। तो हिटलर ने अपने देश की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए अलग अलग स्टेप्स उठाए। तो सबसे पहले जो क्या था कि जो अनमैरिड है उनके ऊपर बहुत भारी टैक्स लगाया गया कि आपको शादी करनी ही पड़ेगी, अगर आप अनमैरिड रहते हो तो इसका एक अलग टैक्स आपको देना पड़ेगा। जिनके जितने बड़े परिवार होंगे उतना ही उनको जो है टैक्स से छूट दी गई, किराए में रियायतें दी गई, सरकारी नौकरियों में उनको पहल दी गई जिनका परिवार बहुत बड़ा होता था। और अनमैरिड जो है उनको शादी करने के लिए प्रेरित करने के लिए उनके अगर उन्होंने मान लो मैरिज लोन लेना है अपनी नेक्स्ट लाइफ को सेटल करने के लिए, तो उसका भी सिस्टम व्यवस्थित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ऐसे अनमैरिड पर्सन कोई मैरिज लोन लेते हैं तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, और शादी के पश्चात जैसे उनकी फैमिली बढ़ेगी या ये कहा जाए कि उनकी फैमिली में बच्चों के जन्म जितने ज्यादा होंगे उस हिसाब से लोन का 4th पार्ट जो है मुआफ कर दिया जाएगा। तो इस तरह जो है हिटलर ने जनसंख्या की बढ़ोतरी के ऊपर जोर दिया। पर यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी, यहाँ पर उन्होंने गैर जर्मन जैसे कि यहूदियों के साथ वैवाहिक संबंध कायम करने की आज्ञा नहीं दी थी। सिर्फ जो जर्मन है, जर्मनी के बॉर्न है और दे लुक लाइक आर्यंस, उनकी जो है संख्या को बढ़ाने के लिए उसने जोर दिया था। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट वाज सप्रेशन ऑफ द ज्यूज। तो पहले मैं बता चुकी हूं आपको, आगे देखते हैं कि नाजी दल का एक उद्देश्य यहूदियों के विरुद्ध कार्रवाई करना भी था। अप्रैल 1933 में 12,000 यहूदी अधिकारियों को सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया। तो धीरे धीरे करके जर्मनी में हिटलर के द्वारा यहूदियों को हर एक गवर्नमेंट जॉब से निकालना शुरू कर दिया। जुलाई में एक कानून पास हुआ जिसमें केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानिक जो नौकरियां हैं उनके ऊपर भी यहूदियों की नियुक्ति की मनाही कर दी गई। और कुछ देर के बाद तो यहूदी जजों को, जजेस जो थे उनको जो है छुट्टी पर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया, और साथ साथ में हॉस्पिटल्स में जो यहूदी डॉक्टर्स और नर्सेस वर्क कर रहे थे उनको भी अपनी जॉब छोड़ने के लिए बोला गया। इसके साथ साथ देश के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में यहूदी स्टूडेंट्स की संख्या सीमित की गई। बहुत सारे स्कूलों में यहूदी अध्यापकों और यूनिवर्सिटियों में यहूदी प्रोफेसर्स को निकाल दिया गया। जर्मनी का विश्व प्रसिद्ध प्रोफेसर और साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन भी नाजी सरकार के अत्याचारों से नहीं बच सके और उनको भी जर्मन छोड़ के जाना पड़ा। इसके साथ साथ यहूदियों के लिए जर्मनी में जमीन को खरीदना और सरकारी परवानगी के बिना संपत्ति बेचना या कोई और काम करने के ऊपर रोक लगा दी गई थी। 1935 के अधीन एक कानून के अनुसार यहूदियों को जर्मन नागरिकता से भी उनको अलग कर दिया गया था। 1938 में पेरिस में जर्मनी के राजदूत की एक पेरिस के यहूदी अधिकारी के हाथों हत्या को से उत्तेजित होकर नाजी सरकार ने हजारों ही यहूदियों को कैद कर लिया और कईयों को मौत की सजा दे दी थी। देश के अलग अलग भागों में यहूदियों की दुकानों को लूटा गया और उनके जो मंदिर थे उनको आग लगा दी गई थी। तो नाजी सरकार के जुल्मों से तंग आकर हजारों यहूदी जो है वो जर्मन छोड़ के चले गए थे। नेक्स्ट डोमेस्टिक पॉलिसी का पार्ट है एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ जर्मन और ऑफ हिटलर। तो नाजी सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था कि नाजी सिद्धांतों को प्रचार करना है। तो उसके लिए प्रचार करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है, वो क्या है? थ्रू एजुकेशन। अगर हम छोटे बच्चों को ही एजुकेशन के थ्रू अपने विचारों को जो है बताना शुरू कर देंगे तो उससे बच्चों को आगे जाकर जो है इसमें चेंजेस लाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो हिटलर ने इस चीज को देखते हुए डॉक्टर रस्ट को जो है शिक्षा मंत्री नियुक्त किया।
उन्होंने देश की शिक्षा प्रणाली के ऊपर पूरा कंट्रोल स्थापित किया और ज्यादातर जो देश की एजुकेशन का करिकुलम था उसमें बहुत सारी तब्दीलियां की गई, नए नए सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए और उन सब्जेक्ट्स में मेन वर्क क्या था, मेन उद्देश्य क्या था, किस चीज का प्रचार करना, नाजी प्रिंसिपल्स का। तो टेक्स्ट बुक में भी नाजी प्रिंसिपल्स देखने को मिले और साथ ही साथ में जर्मनी में जितनी लाइब्रेरीज में यहूदी राइटर्स के द्वारा जो भी बुक्स लिखी गई थी या शॉप्स के द्वारा जो यहूदी राइटर्स की बुक्स थी उसको रखने से मना कर दिया गया और नाजी अधिकारियों की देखरेख के अधीन बॉयज और गर्ल्स की जो है एक युवक संस्था बनाई गई। इस संस्था को कहते हैं हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सभी विद्यार्थियों के लिए इन संस्थाओं का मेंबर बनना बहुत जरूरी माना जाता था और यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रोफेसरों को नौकरी से निकाल दिया गया था, जहां रिटायर कर दिया गया था, जो नाजी विचारों का विरोध करते थे। यूनिवर्सिटी शिक्षा के ऊपर पूर्ण सरकारी कंट्रोल स्थापित कर दिया गया। प्रोफेसर्स की नियुक्ति और विद्यार्थियों के दाखिले योग्यता के स्थान पर नाजी फिलॉसफी को सामने रखकर किए गए थे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गेस्टापो। तो गेस्टापो क्या है? हिटलर के द्वारा एक खुफिया पुलिस की व्यवस्था की गई थी और उस पुलिस सिस्टम को कहते थे गेस्टापो। क्यों? क्योंकि ये देश की एक साधारण पुलिस से अलग थी और स्वतंत्र थी और इसकी शाखाएं जो है देश भर में फैली हुई थी। इसका प्रधान था हेनरिच हिमलर। अब ये भी बहुत ही कट्टर नाजी विचारों को मानने वाले थे और खुफिया पुलिस का संगठन इतना कुशल और दृढ़ था कि देश में होने वाली छोटी से छोटी घटनाओं का भी हिटलर को समय से पहले ही पता लग जाता था। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। तो नाजी सरकार के द्वारा अब अपने देश की डेवलपमेंट के लिए कृषि संबंधी सुधारों के ऊपर ध्यान दिया गया। खुराक मंत्री की प्रधान के अधीन फूड स्टेट की स्थापना की गई, जिसमें देश में कच्चे माल की जरूरत के लिए विदेशों के ऊपर निर्भरता खत्म करने के लिए 4 वर्ष की योजनाएं 4 years प्लान्स का आरंभ किया गया। इन योजनाओं के अनुसार जो है दलदल वाली जो भूमि है उसको कृषि योग्य बनाया जाएगा। पशुओं के चारे और आलू बीजे जाने पर भूमि का रकबा जो है वो कम किया जाएगा। भूमि को जो जरूरत की चीजें हैं उसके उत्पादन के लिए ज्यादा यूज किया जाएगा। जो कम उपजाऊ भूमि है उसके ऊपर खाद और मशीनों के यूज करके उसके उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए विदेशों से ज्यादा दूध देने वाली काउस की दरामद की जाएगी। इसके साथ साथ किसानों के लिए खेतों में काम करने वाले मजदूरों की भलाई के लिए भी नए कानून बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एफर्ट्स फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, व्यापारिक और औद्योगिक विकास के लिए यत्न करना। तो व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों में नाजी सरकार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नाजी सरकार की स्थापना और इसकी यहूदियों विरोधी नीति के कारण यूरोप के कई देशों ने जर्मनी का बना हुआ माल लेने से जो है रोक लगा दी थी। नाजी सरकार ने देश को व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र में आए संकट को निकालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण यत्न किए थे, जैसे कि विदेशी कर्जे जहां उस के ऊपर ब्याज की अदायगी के ऊपर पाबंदी लगा दी गई ताकि देश के सोने के भंडारों में कोई कमी ना हो। विदेशों से मंगवाई जाने वाली चीजों के ऊपर रोक लगाई गई और साथ ही साथ जो है सरकारी सहायता के साथ अलग अलग उद्योगों को जो है वो बढ़ावा दिया गया। नए कारखाने खोले गए। कच्चे माल की लोड़ को पूरा करने के लिए, जरूरत को पूरा करने के लिए रबड़, तेल और ऊन के कई नकली ढंगों से उत्पादन जो है बढ़ाया गया। खानों में नए और बढ़िया ढंग से लोहा निकालने की व्यवस्था भी की गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास रिलीजियस पॉलिसी। तो नाजी दल ईसाई धर्म की नास्तिकता के ऊपर विश्वास करता था और हिटलर ने कहा था कि हिटलर की उपासना जर्मनी की उपासना है, जर्मनी की उपासना परमात्मा की पूजा है। तो फिर भी उसने चर्च के साथ समझौता करना जरूरी माना। 20 जुलाई 1933 को नाजी सरकार और रोमन कैथोलिक चर्च के साथ समझौते हुए, जिसके अनुसार ये निश्चित हुआ कि कैथोलिक पादरी जो हैं वो राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे
और पोप पहले की तरह ही राजनीतिक दल को सहायता नहीं देंगे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्च में बराबरी प्रवान की गई और ये भी फैसला हुआ कि देश के सभी बिशपों और आर्क बिशप की नियुक्ति पोप सरकार की एडवाइस के साथ ही होगी, पर इसके साथ साथ ये जरूर ध्यान रखा जाएगा कि जो भी अपॉइंटमेंट होगी उसमें जर्मन नागरिक होना सबसे पहली जो है रिक्वायरमेंट होगी। पर नाजी सरकार के द्वारा कैथोलिक संस्थाओं, कैथोलिक स्कूलों और प्रेस के ऊपर सरकारी कंट्रोल कायम करना शुरू कर दिया और साथ साथ कैथोलिक लोग सरकार के विरुद्ध हो गए। दक्षिणी जर्मनी में बहुत सारे कैथोलिक स्कूल बंद कर दिए गए और कैथोलिक बच्चों को हिटलर यूथ में भर्ती किया जाने लगा। 21 मार्च 1937 को पोप ने अपने एक ऐलान के द्वारा नाजी सरकार के ऊपर समझौते की उल्लंघना का दोष लगाया और कैथोलिक पादरियों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता कायम रखने और नाजी सरकार का विरोध करने के लिए उकसाया। नाजी सरकार ने रोमन कैथोलिक लोगों के विरुद्ध दमनकारी नीति अपनाई और कैथोलिक संस्थाएं, स्कूल और समाचार पत्र जो है वो बंद कर दिए। हिटलर ने प्रोटेस्टेंट चर्च के साथ नई नीति अपनाई। उसने इसके ऊपर सरकारी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक संगठित प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना की और एक पादरी को रीश बिशप की पदवी प्रदान की गई और हिटलर ने अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं हुआ और सरकार और प्रोटेस्टेंट चर्च के बीच में मतभेद 1939 तक बने रहे। नेक्स्ट है जर्मन रीआर्मामेंट। पहला महायुद्ध के पश्चात वर्साई की संधि के अनुसार जर्मनी के सैनिकों की गिनती कम करके 1 लाख कर दी गई थी। इसके साथ साथ इसके जो है जर्मनी के लिए बहुत बढ़िया हथियार, तोपें, टैंक और जहाजों के निर्माण के ऊपर सख्त पाबंदी लगा दी गई थी। हिटलर का उद्देश्य न सिर्फ देश की सैनिक शक्ति बढ़ाना था, बल्कि जर्मनी को दोबारा यूरोप का एक शक्तिशाली देश भी बनाना था। इसलिए उसने धीरे धीरे जो है सैनिक शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। 1934 में नाजी सरकार ने वर्साई की संधि के अनुसार निश्चित की गई 1 लाख सैनिकों की सीमा तोड़ते हुए सैनिकों की भर्ती करनी शुरू कर दी, जिसमें जो है सैनिकों की गिनती बढ़नी शुरू हो गई। हवाई सेना भी बढ़ानी शुरू कर दी और इससे जो मित्र देश थे उन्होंने थोड़ा सा विरोध किया, पर ज्यादा विरोध ना होने के कारण जर्मनी ने अपने सैनिकों की गिनती बड़ी तेजी से बढ़ानी शुरू कर दी। मई 1935 में एक ऐलान द्वारा नाजी सरकार ने देश के 18 से 45 इयर्स तक के सभी नागरिकों के लिए सैनिक शिक्षा जरूरी कर दी। सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 5,50,000 करने की योजना बनाई गई। जब तक इसके मित्र देशों ने सिर्फ एक रस्मी विरोध करने के अलावा कुछ नहीं किया, तो इसने इसके साथ साथ अपने हथियारों को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। हवाई और समुद्री जहाजों की संख्या में बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी। 1938 के एंड तक जर्मनी की सेना की संख्या बढ़कर 10 लाख हो गई थी, जो युद्ध के लिए हर पक्ष के लिए तैयार थी। तो ये तो थी हिटलर की गृह नीति। उसने कैसे अपने देश में अपने देश के ऊपर कंट्रोल कायम करने के लिए अपनी पॉलिसी को लागू किया था। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट टाइम हम हिटलर के और जो उसके प्रोग्राम है, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी है या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका कैसा रोल था, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड अब के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।